हेलो दोस्तों, साथियों, मैं संजय राजपुरोहित। आज हम पॉलिटी के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पॉलिटी का दूसरा पार्ट हम किस तरीके से आगे देखेंगे। कल हमने देखा था, जो कि लास्ट वाले वीडियो में किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है। आई ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड लास्ट वीडियो was moreover the introductory video, introduction about the constitution, especially the Indian constitution, what is difference between the written constitution, unwritten constitution, and the majority, kind of majority. So I collected all majority on a single place, so I hope so it was useful. If you feel anything, you can give any suggestion. I'll try to incorporate in upcoming videos. So I'm trying to speak in both Hindi as well as English language in mix, so make it more understandable. So for that purpose, if anybody want to have more mix of any language, then you can suggest it also. So accordingly I'll mold if required more ratio of the English as compared to Hindi. Because why I use Hindi? Because all terminology is in English. So for the Hindi medium student, it is easy to understand by the Hindi language itself. Okay, so मैं कोशिश करूँगा कि दोनों गुड मिक्स हो दोनों लैंग्वेज का. ओके, सो आज हम बात करेंगे. बीच में देखिए, मैंने कुछ पोर्शन को छोड़ा है. जैसे आपका सिटीजनशिप है, और सिटीजनशिप को और प्रीएम्बल को मैं कंबाइन करके एक दिन एक वीडियो में ले लूँगा. बट दैट इज़ नॉट सो मच इम्पोर्टेंट. सो आर इम्पोर्टेंट पार्ट इज, आई विल गो बाय द इम्पोर्टेंट पार्ट फर्स्ट. सो इम्पोर्टेंट पार्ट इज द पार्ट थर्ड, एंड दैट इज नॉट मच linked with the part second or preamble. So I'll take separately that classes. And so today we should focus on the part 3. For part 3 constitution, part 3rd is the fundamental right. For fundamental right, I'll take 3 to 4 videos. In 3 to 4 videos, I'll comprehend completely fundamental right. So in fundamental right, you need not to go for any book for any notes. Again, I am claiming that whatever, if in between you require, I'll tell you. But first of all, you should understand the basic concept of this. So आपको मैं basic concept इसके बता देता हूँ. And बहुत मज़ेदार होगा वीडियो फॉर अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली फॉर द यूपीएससी स्टूडेंट. इट इज़ पर्टिकुलरली टारगेटेड टू यूपीएससी स्टूडेंट, बट अगेन it is open for the SSC, other competitive examination, as well as a person who has interest towards the our constitution. So इसमें मैं रिजर्वेशन कैसे होता है एंड क्या प्रोसेस है वो भी हम फंडामेंटल राइट में ही समझेंगे. सो फंडामेंटल राइट में डिफरेंट जजमेंट आए थे कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है. सो बहुत मज़ेदार एज ए स्टोरी बताऊंगा. एंड आप एज सच, जैसे मेरे ये नोट्स है, उसको एज सच नोट्स को लिख सकते हो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. सो कॉन्सेप्ट समझने के बाद इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू. सो एंड इट इज़ वेरी इजी टू राइट डाउन. आई ऑल्सो purposefully here putting the PDF of handwritten notes. Okay, so fundamental right. First of all, what is fundamental right? So fundamental right basically, हम fundamental right को ऐसे कह सकते हैं, कॉर्नर स्टोन है ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. सो फंडामेंटल राइट के लिए स्पेशल वर्ड हम यूज करते हैं, कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. डिफरेंस बिटवीन, सो फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी को डॉक्टर अंबेडकर ने सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था. सो डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड अदर राइट्स. सो राइट है, राइट बेसिकली लीगल क्लेम्ड
थिंग है, लीगली यू कैन क्लेम समथिंग. सो बहुत सारे राइट है. सो सारे राइट्स में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने एक जगह आपको समझाने की कोशिश की है. दैट विल ऑल्सो यू विल नॉट फाउंड इन एनी बुक, बट दैट ऑलवेज रिमेन ए कन्फ्यूजन. सो मेकिंग क्लियर फॉर यू दैट आई हैव रिटन on a single place the difference between the different rights. Okay, so right now we are going through the fundamental right. So basically we'll understand in that perspective. So here is rights. So rights are in two way. One is the constitutional right. ऐसे राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं. एक बुक है, उस बुक में जो राइट लिखे गए हैं वो सारे के सारे राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे नहीं गए हैं और बाहर से हमको मिले हैं वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. उनको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कह सकते हैं. एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी बोला जाता है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन से एक्स्ट्रा है, अलग है. एंड उनको बेसिकली स्टैट्यूटरी राइट भी बोलते हैं. स्टैट्यूटरी राइट, लीगल राइट, है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को अंडरस्टैंड. पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी हम पार्ट 3 देख रहे हैं. सो पार्ट 3 में हम देख रहे हैं फंडामेंटल राइट. सो ये फंडामेंटल राइट इटसेल्फ इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. सो कभी भी क्वेश्चन आए फंडामेंटल राइट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही है फंडामेंटल राइट भी. बट फंडामेंटल राइट इज स्पेशल राइट, इज वन टाइप ऑफ राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देर इज अनदर राइट. सो पार्ट 3 में जो भी राइट्स लिखे गए हैं दे आर फंडामेंटल राइट. आउट ऑफ पार्ट 3 रिटर्न लिखे गए हैं दैट आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ओनली. सो दे कोड दैट अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड फंडामेंटल राइट. सो देर आर टू टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट अदर देन द फंडामेंटल राइट और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. करेक्ट है. सो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में मेजरली आपके सामने 5 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आएंगे. ये क्वेश्चन आया हुआ है वोट का लीगल राइट है या नहीं. सो इसी रिलेटेड इसके आसपास कोई अदर क्वेश्चन भी बन सकता है. सो बेसिकली यू शुड बी अवेयर अबाउट द फंडामेंटल राइट एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. मैंने स्पेशली क्लासिफाई किया है 5 तरह के अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होते हैं. सो जब भी इन 5 में से कोई भी आपको राइट के बारे में पूछा जाए तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहेंगे, बट दीज आर नॉट फंडामेंटल राइट. सो फर्स्ट that right not to text without the authority of law. If there is no law then you cannot text. आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ. दैट इज कम अंडर द आर्टिकल 265. So 265, Article 265 is not part of third part. So it will not. It is part of central and state relations. So it's come in the 11th part. So it is called right not to tax without the authority. So first. Second is right to property. That right was before 44th amendment. That right was as a fundamental right, but it was repealed from the fundamental right and took at a Article 300A. Article 300A. So right to property is a constitutional right. It is not a fundamental right. Third, right to interstate trade and commerce, 301. Fourth, right to universal suffrage, इलेक्शन वाला राइट है. इलेक्शन यूनिवर्सल सफरेज यानी कि
आपको विदाउट कास्ट, रिलीजन, रेस के डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आपको वोटिंग के लिए आपका इलेक्टोरल रोल में आपका नाम लिखा जाए, तो दैट इज कॉल्ड द राइट टू यूनिवर्सल सफरेज, दैट इज अंडर द आर्टिकल 325. एंड लास्ट वन इज फिफ्थ वन, right to adult suffrage, that is if your age is more than 18 years, so you have right to be named as a voter. There is no right to vote. Right to vote is first under the statutory. Okay, so right to adult suffrage under the 326. So there are 5, especially recall this: right not to text without the authority of law, article 265. Second is right to property under article 300A. Right to interstate trade and commerce, article 301. राइट टू यूनिवर्सल सफरेज, ये दो तो इलेक्शन के रिलेटेड है, एंड ये दो प्रॉपर्टी इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है, और ये टैक्स से रिलेटेड है. सो आपके 5 अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है जो कि आपके फंडामेंटल राइट में नहीं मेंशन है. सो बेसिकली क्या डिफरेंस है कि फंडामेंटल राइट और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या डिफरेंस है. फंडामेंटल राइट में यही है कि आपका डायरेक्ट आपका आर्टिकल 32 के थ्रू आप डायरेक्टली कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं फॉर फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट के पास में आपको किसी लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट की तरफ जाने की जरूरत नहीं. यू कैन डायरेक्टली अप्रोच दी Supreme Court, and Supreme Court has to listen you because they are the protector of these fundamental right. So Article 32. In other constitutional right, you have to go through the lower court to like High Court or lower court to upper court. So that is the main difference between the other constitutional right and the fundamental right. Okay. So if we talk about the extra constitutional right, we talked about that these extra constitutional right is called the statutory right. These are called the as a statutory right. See, we have divided these right in the two way. One is constitutional right, another is non-constitutional right, that is called extra constitutional right or statutory right. Constitutional we have divided in two parts, fundamental and other constitutional. Other constitutional is 5, and in the fundamental right we will talk in differently with complete 2 to 3 videos. So here we are understanding the difference between the rights. So extra constitutional right, I gave some list out some example, that is not exhaustive list, but for your understanding it is the labor right, right to strike, consumer right, right to free legal aid, right to enforced contract. These rights which passed by the parliament on the regular basis, like Manrega, right to work, that is also a right. Right to transfer property, right to inheritance, right to marriage, right to adopt a child, kind of different right you have. So I already told is main difference in which right we can directly approach the Supreme Court or not. Directly approach, then that is the fundamental right. So nature of the fundamental right. So now we start about the fundamental right. So before starting the fundamental right, we have to understand the kind of nature these fundamental right has. So why there is so much talk going on, or why these fundamental rights are so important. So we have to understand by its characteristic, its nature, why they are so much important. Okay.
तो हम बात करते हैं कि ये दीज आर एंजॉयड बाय द इंडिविजुअल। सो बेसिकली पहली बात तो आपको समझनी होगी कि फंडामेंटल राइट एक ऐसा पार्ट है जो इंडिविजुअल को, हर एक को इंडिविजुअल लेवल पर राइट देता है, हर एक को इंडिविजुअल बेसिस पर राइट देता है। ओके, सो एवरी इंडिविजुअल इज एलिजिबल फॉर द फंडामेंटल राइट एंड दे आर जस्टिकेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए याद रखना कि जस्टिकेबल क्यों है। इसी में एक आर्टिकल 32 है जो लास्ट वाला है, उसमें ये बोला गया है कि जब भी आपका कोई भी फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के लिए 226 है। सो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच दी सुपीरियर जुडिशरी। सो दैट मीन्स दे आर जस्टिकेबल, यानी कि इन कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल है। इफ यू आर नॉट गेटिंग योर राइट और योर राइट इज गेटिंग ब्रीच्ड, यू कैन अप्रोच द जुडिशरी and your right is enforceable in the court of law, that is called the justicable. So fundamental right is justicable and are enforceable against the state. अच्छा, in general आपका फंडामेंटल राइट होता है वो किसके अगेंस्ट में होता है? जनरली हम बोलते हैं कि स्टेट को ये मुझे छूट देनी चाहिए और स्टेट नहीं दे रहा, ये अधिकार मेरा है, ये फंडामेंटल राइट मेरा है, बट स्टेट मुझे नहीं दे रहा। सो बेसिकली दीज आर इनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट इन जनरल, करेक्ट? ओके, इन देयर आर ऑल फंडामेंटल राइट एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट। इन जनरल में स्टेट के अगेंस्ट होता है, बट कुछ आपके ऐसे फंडामेंटल राइट है, सम फंडामेंटल राइट that are enforceable against individual also, like आर्टिकल 17 है जो कि अनटचेबिलिटी के लिए होता है। सो अनटचेबिलिटी स्टेट तो नहीं करेगा, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ करेगा, सो दैट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट द इंडिविजुअल आल्सो। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, आर्टिकल 19D-E आता है, तो उसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। सो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपकी स्टेट के अलावा लोकल, मतलब लोग भी रोक सकते हैं, एक इंडिविजुअल भी आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को ब्रीच कर सकता है। सो बेसिकली दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट द एनफोर्सेबल अगेंस्ट द इंडिविजुअल। एंड द इम्पोर्टेंट इज राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज 23 and 24। चाइल्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह के लिए जो लॉ है उसको भी कौन? इंडिविजुअल ही ब्रीच करता है, इंडिविजुअल के अगेंस्ट में। सो बेसिकली ये राइट आल्सो एनफोर्सेबल अगेंस्ट द इंडिविजुअल। सो देयर आर ऑल फंडामेंटल राइट एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट। देन कुछ ऐसे हैं लाइक अनटचेबिलिटी वाला है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वाला है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाला है। दीज आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द इंडिविजुअल ऑल्सो। सो मैंने आर्टिकल नंबर लिखे है 15, वो भी हम समझ जाएंगे, आगे आएंगे, टॉक अबाउट इट। 19(1)D, 19(E), सो दीज आर अवेलेबल, सो विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, सो हमने क्या कैरेक्टर देखा है? एक तो ये जस्टिकेबल है, मैं आपको अगेन एंड अगेन याद करवाते रहूंगा। सो वीडियो खत्म होने के बाद में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, you will be able to recall the complete class. Okay, so एक तो आपका जस्टिकेबल है, एक इन जनरल सभी के सभी फंडामेंटल राइट है वो स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्सेबल है, पर कुछ है जो इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है, जैसे अनटचेबिलिटी है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, एंड राइट ऑफ फ्री मूवमेंट है। सो कुछ है जो इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है, सो इंडिविजुअल एज वेल एज स्टेट। ओके, अब नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट एज ए लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द स्टेट। सो जनरली कोई भी लॉ होता है, स्टेट जब भी कोई लॉ बनाती है
वो लॉ स्टेट को एम्पावर करता है। ओके, जैसे अभी ट्रिपल तलाक बनाया, उसमें बोला कि अगर कोई इसको ब्रीच करेगा तो उसको सजा दी जाएगी, और सजा कौन देता है, और उसको पकड़ के कौन लाता है, स्टेट की मशीनरी लाती है। सो स्टेट इज एम्पावर्ड विद द लॉ टू पनिश एनीबडी, टू इंक्वायर द एक्ट ऑफ एनीबडी। बट इन फंडामेंटल राइट स्पेशली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बुक से पढ़ के डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं होगी, कि फंडामेंटल राइट ऐसे राइट है जो स्टेट को एम्पावर करने की बजाय स्टेट पर रेस्ट्रिक्शन लाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये ऐसा ही क्वेश्चन होता है जो इन बिटवीन लाइन होता है, बिटवीन द लाइन होता है। सो ये बिटवीन द लाइन है। सो एक्ट एज ए फंडामेंटल राइट, एक्ट एज लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द स्टेट। स्टेट की पावर है, उसके ऊपर लिमिटेशन है कि आपको सिटीजन का, आपको आपके यहाँ रहने वाले लोगों का ख्याल रखना होगा। सो इट इज एम्पावरिंग द पीपल ऑफ द स्टेट, नॉट द स्टेट इटसेल्फ। ओके, सो इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल को पावरफुल करते हैं और स्टेट पर लिमिटेशन लगाते हैं, स्टेट की पावर पर लिमिटेशन लगाते हैं। देयर एम टू प्रिवेंट द स्टेट टू बिकम ऑथोरिटेरियन स्टेट। अगर स्टेट पे लोगों के लिए काम करने या स्टेट पर लोगों को राइट ब्रीच करने के एकदम छूट हो तो वो ऑथोरिटेरियन एज ए किंगडम बन जाएगा, मोनार्क टाइप हो जाएगा, मेरा वचनी शासन है टाइप हो जाएगा। बट नहीं, स्टेट को बोला गया है कि ये जो बेसिक राइट है, इसीलिए इनको फंडामेंटल बोलते हैं, ये बेसिक राइट कम से कम आपको सिटीजन को देना चाहिए और आपको देना पड़ेगा। ओके, देना चाहिए ही नहीं, देना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट गिविंग, यू आर ब्रीचिंग दिस राइट, you will be called in the court of law. There is Supreme Court will call you and will enforce you to give these right to people of India. Okay, call negative obligation, जब आप स्टेट को एम्पावर नहीं करते, ये भी पूछा गया है, नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट, मोस्ट फंडामेंटल राइट नेगेटिवली वर्डेड एंड they are nature of restraining state from the performing act that violate the fundamental right of individual. So ये बोल रहे हैं जैसे स्टेट को प्रिवेंट करते हैं, उसके ऊपर लिमिटेशन लाते हैं, इसीलिए ये एक काइंड ऑफ नेगेटिव ऑब्लिगेशन है। और इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, बहुत सारे फंडामेंटल राइट है, उनकी लाइन ऐसे स्टार्ट होती है, स्टेट शैल नॉट, ओके, स्टेट शैल नॉट। सो दैट इज सेइंग दैट मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट नेगेटिवली वर्डेड, सो स्टेट शैल नॉट, दैट मीन्स these are negatively worded. Okay, so they are negative obligation. So here is important thing, limitation on power of a state, negative obligation. Before that we have seen that justicable, generally enforceable against the state, and some are against the individual. Okay, so we are going through the main characteristic of the this will useful for the your answer, mains answer writing also, and understanding the concept of the prelims also. Okay, so next character, next nature. However, fundamental right enjoyed by the individual are not absolute. They are also subjected to reasonable restrictions that are imposed by the state on the ground which mentioned in the constitution. There are different ground has been posed, so I sum up some of these grounds. On these ground, basis of these ground, so there cannot be absolute fundamental right. Absolute right नहीं हो सकता, there cannot be absolute right. So आप जनरली देखेंगे
मीडिया बोलता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, FOE है, बट मीडिया ने कभी ये नहीं बोलता है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, बिकॉज दे एंजॉइंग दियर राइट, सो दे वांट टू पुश दियर राइट in a unlimited way, but there is also a reasonable restriction. So in reasonable restriction, आज का एग्जाम्पल है कि दिल्ली के माननीय CM ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि सिंगापुर के खिलाफ, कि सिंगापुर में कोई नया स्ट्रेन है दैट इज वेरी डेंजरियस एंड ऑल. सो सिंगापुर ने बड़ा कड़ा विरोध किया, एंड देन आवर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि फ्रेंडली रिलेशन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली CM को अपना स्टेटमेंट देना चाहिए. सो दैट इज मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो. So nobody, so Delhi, honorable Delhi CM cannot say कि he has freedom of expression, so freedom of speech, so he can speak anything. He cannot, because there is a reasonable restriction which is mentioned in the our constitution. One of that is for the maintenance of friendly relation with the foreign state, so that will apply. So you cannot speak against any state or against anybody, like people used to speak against the Pakistan and China. These are not friendly states, so you can speak anything about their head of the state or anything about their act, and you can have different kind of opinion, but you cannot have the different opinion, and you cannot speak viciously against the friendly nations. So that is again that is against the balancing act, that you have freedom of your own freedom. The freedom is till then you are not breaching others' freedom. Okay, so you should have freedom in your own sphere. So that is the balancing act. So these are the given. I'll read out. That will come again, but for your major understanding, I'll read out these. So the reasonable restrictions is like the ground, the sovereignty and security of the India. So on the basis of that, a reasonable restriction can be on your fundamental right. टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए हो सकता है आपका, ये भी आपका कोई भी फंडामेंटल राइट ब्रीच किया जा सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन सी इन द जम्मू एंड कश्मीर दे वर आस्किंग फॉर द फंडामेंटल राइट्स. there were many newspaper they were asking, so that were denied their printing for a time being. That is the reason reason was that the territorial integrity is the important reasonable ground to restrict your fundamental right. Okay, and again the public order, morality and decency. So if there is a issue of public order, so you are that is come under the hate speech. So if you giving the hate speech, you will say that I have fundamental right to speak, but you speak after your speech there may be a public order issue, so your fundamental right can be curtailed. Morality, decency, interest of the general public, like freedom of movement has been curtailed if the interest of public general public is going out, like in the pandemic situation. If you go out, you have a freedom of movement, but you cannot, your fundamental right is restricted for the interest of general public. So that is the better example right now, the COVID situation, but no movement, you cannot have movement as per the government order. So that is the way
you should understand these reasonable restriction. Next, advancement of the backward classes of citizen. That is also the reasonable restriction. If you want to have some advancement for the backward classes, and you can curtail for the, if you say that the I have right to equality, so why there is a reservation? So that is the reasonable ground. Okay. Again, the promotion of well-being of women, children and weaker section, that is also. In the case of defamation, contempt of court, incitement of the violence, in these cases also your fundamental right can be breached. So these are the nature of your fundamental right. For first recall, I'll tell you. First of all, what we have done, राइट्स को हमने डिवाइड किया. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टेटरी राइट, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कुछ भी कह सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में फंडामेंटल राइट, अदर देन फंडामेंटल राइट और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. सो दैट इज 265, आर्टिकल 300, 301, 325, 326. ओके. एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं. दैट इज आई ऑलरेडी मेंशन हियर, यू कैन जॉट डाउन इट. नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट में हमने बात की थी कि जस्टिकेबल होंगे, ऑल एनफोर्सेबल अगेंस्ट स्टेट, सम आर फॉर द इंडिविजुअल, लिमिटेशन पावर ऑफ ऑन द स्टेट, नेगेटिव ऑब्लिगेशन है. एंड नेक्स्ट इज द व्हाट इज some grounds, that is the reasonable restriction on these fundamental rights. So ground as mentioned, so you should be ready with these grounds. These grounds are many times asked in the examination, prelims to mains and different examination. So first of all, you should understand the sovereignty and security of the India, territorial integrity of the India, friendly relation, maintenance of friendly relation with the foreign state. So I gave your example, honorable CM of the Delhi also, latest example today itself, yesterday the issue is going on. So in the public order, morality and decency, the interest of general public. So like I have given the issue which is going on, no movement in the COVID-19 issue for the general larger public interest issue. Okay. In advancement of backward classes like the reservation, there will be and promotion of well-being of the women and children, weaker section. And in case of the, like for the disabled in weaker section, for elder population, for the women, for the children, so they can be kind of on the basis of these reasonable ground, your fundamental right can be curtailed. So these are the case of this should be remembered. In case of defamation and contempt of court, your fundamental right can be breached. So that should be remembered. Incitement of violence also. So if you are inciting violence, so that in that case also your fundamental right can be breached. So next topic, that we understand that the nature of fundamental right and different kind of fundamental nature of the fundamental right and different kind of the rights. So now we are, before going to the fundamental right directly, I have come across different subjective and very conceptual points. So first we will tackle about the judicial review and fundamental right. So judicial review and fundamental right का क्या रिलेशन है, क्या फंडामेंटल राइट के बेसिस पे जुडिशियल रिव्यू किया जाता है. सो आपको समझना होगा जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है. पावर ऑफ द हायर जुडिशरी, एकदम सिंपल है. कोई भी आपको पूछे जुडिशियल रिव्यू के लिए, तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि पावर ऑफ हायर जुडिशरी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. हायर जुडिशरी में हम दो कोई काउंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. सो पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट to declare a law made by the state as unconstitutional and void.
अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी लेजिस्लेटिव ने कोई भी लॉ बनाया है, उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यानी हायर जुडिशरी ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड करार दिया है। ये लीगल टर्म है जिसको बोलते हैं कि असंवैधानिक करार दिया है, तो उसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ओके, इफ द लॉ इज वायलेटिव ऑफ द वन और मोर प्रोविजन, और वजह क्या है मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। कोई भी जाके लास्ट लेक्चर को, अगर किसी को भी ये चीज अंडरस्टैंड नहीं हो रही, लास्ट लेक्चर में जाके देख लीजिए। हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं, हमारे इस भारत धरती को लॉ, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इज कॉन्स्टिट्यूशन, और बाकी जितने भी लॉज बनेंगे वो लॉज है दैट शुड नॉट बी इन वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी प्रोविजन के वायोलेशन में होगा तो उस लॉ को जुडिशियल रिव्यू के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकते हैं। इसे ही जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। सो अगर कोई भी लॉ बना है, उसका कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी प्रोविजन से इन कॉन्ट्रास्ट है, तो उसको एज ए वायोलेटिव लॉ बोल के अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाएगा। ओके, अब देखिए, अगर किसी भी लॉ को जुडिशरी यानी हायर जुडिशरी अगर उसको लॉ को डिक्लेयर करती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड, उस टाइम में कोर्ट कभी भी उसकी कोई रेमेडी सजेस्ट नहीं करती, ऑल्टरनेटिव। भाई वो ये नहीं कहता कि इस लॉ को ऐसे करके ठीक करके ले आओ, हम इसको सही कह देंगे। कोर्ट का काम है जुडिशियल रिव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कोर्ट जब भी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जब भी कोई भी लॉ को रिव्यू करते हैं, उसका जुडिशियल रिव्यू करते हैं, वो उसको या तो कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड कहते हैं। दो ही ऑप्शन है। दे विल नॉट प्रोवाइड एनी रेमेडी, दे विल नॉट सजेस्ट एनी रेमेडी और ऑल्टरनेटिव। सो कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट डायरेक्ट वर्डिक्ट देगा। दैट इज ऑल अबाउट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, court will not suggest any kind of alternative or remedy. Okay, as a legal concept, judicial review originated under the US Constitution. ये USA में originate हुआ था और USA के अंदर एज ए लीगल कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ है। तो जुडिशियल रिव्यू कहाँ से आता है? अगर आपको पूछा जाए ये क्वेश्चन कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया, तो दैट इज फ्रॉम द यूएसए। ओके, इट इज इम्प्लिसिट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको एज ए होल कॉन्स्टिट्यूशन में बात किया जाए कि जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है, सो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बात किया जाए तो ये इम्प्लिसिट है in the constitution in the form of writ jurisdiction, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मैंने बोला था आर्टिकल 32 एंड 226 फॉर द हाई कोर्ट एंड 32 इज द फॉर द सुप्रीम कोर्ट। सो ये वहाँ के लिए है कि कोई भी आदमी डायरेक्टली इनको कर सकता है। तो ये यहाँ इस पूरे रिट जुरिस्डिक्शन के थ्रू अगर जाना है तो ये इम्प्लिसिट है। बट अगर हम बात करें कि फंडामेंटल राइट की बात करें, अगर कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है किसी लॉ के थ्रू, यानी कि कोई आपका स्टेट है वो आपका फंडामेंटल राइट कैसे लेगा? कोई लॉ ले आएगा। कल कोई एक स्टेट ने एक फॉर एग्जांपल एक लॉ लाया और बोला कि आज से कोई भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा। सो इट इज ब्रीचिंग योर फंडामेंटल राइट। सो कोर्ट उसको डायरेक्टली उसके लिए आपका एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है जुडिशियल रिव्यू।
So judicial review for the fundamental right explicitly mentioned in the for the other constitutional provision it is implicitly written, but for the fundamental right it is explicitly written in the article 13(2). article 13(2) में क्या बोला है, कोई भी लॉ आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच करता है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड घोषित किया जाए, डिक्लेयर किया जाए. ओके, so article 13(2) for the fundamental right purpose it is explicitly given as a judicial review scope, and for the other constitutional provision it is implicitly given under the article 32 and 226. So for clear, it is implicit, it is explicit. In both way the judicial review as given in the constitution. So you should be focused more on the framing of the question. Okay, I'll try to make some incorporate some questions also from after 2 to 3 videos. So we will have quite good material, so we'll able to do these question also. So judicial review is applied subject to under following principle. So judicial review के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होती है जहां पे जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होता है. तो जुडिशियल रिव्यू होता है तो उसके लिए पहला एक प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ए लॉ capable of two interpretation where one interpretation of the law in conformity with the constitution. एक लॉ है उसकी दो इंटरप्रिटेशन निकल रही है. फॉर एग्जाम्पल एक लॉ है उसमें डायरेक्टली नहीं लिखा गया कि किसी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ले लिया जाए, बट उसमें इनडायरेक्टली कोई चीज निकल के आ रही है कि इसका फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके थ्रू लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच ले लिया जाएगा. जैसे अभी हमने देखा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि इसके थ्रू मुस्लिम की एक नैरेटिव चल रहा था कि मुस्लिम की सिटीजनशिप ले ली जाएगी, बट ऐसा एज सच उस लॉ में कहीं नहीं लिखा था. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाज लाइक ए इनेबलिंग लॉ, सो दैट वाज गिविंग सिटीजनशिप, दैट वाज नॉट टेकिंग सिटीजनशिप, बट उसके इंटरप्रिटेशन होते हैं. सो जनरली कोर्ट क्लियर करेगा कि इसमें अगर दो इंटरप्रिटेशन निकल रही हैं एक लॉ की, एक इंटरप्रिटेशन में लॉ कंफर्मिटी कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में और एक इंटरप्रिटेशन में लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है और कॉन्स्टिट्यूशन के कोई प्रोविजन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, then court shall effect to the interpretation which make the law consist or conformity with the constitution. So ऐसे केस में जब दो इंटरप्रिटेशन होती है तो कोर्ट उसी इंटरप्रिटेशन को लेगा जिस इंटरप्रिटेशन में वो लॉ कंफर्म करता है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में कंसिस्ट करता है. दैट इंटरप्रिटेशन कोर्ट विल से दैट only interpretation is valid, so that law will work according to that interpretation which is in consist of the constitution. Okay, so other जो दूसरी interpretation है उसको invalid कर देगा और court will say never go by the other interpretation. So basic you are getting it, law बनाना आपके legislature का काम है, उस लॉ को इंटरप्रेट करना आपका जुडिशरी का काम है. सो अगर जुडिशरी को लगे कि जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है उसकी दो इंटरप्रिटेशन है, जुडिशरी विल से अदर इंटरप्रिटेशन इनवैलिड एंड से दैट इज द ओनली इंटरप्रिटेशन विच विल कंसिस्ट विद योर कॉन्स्टिट्यूशन. सो दैट प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर ऑलवेज. Only one interpretation which makes law inconsistent with the constitution for the, अगर इसी में अगर एक ही इंटरप्रिटेशन हो and that is in contrast of the constitution or conflict with the some provision of the conflict with the provision of constitution, then
there is no option before the court to say this law is unconstitutional and void. Okay, so that is the issue. If single interpretation and that is not consist with the constitution or conflict with the constitution or any provision of the constitution, then it will call as a null and void or unconstitutional. Okay, next is second principle. Ordinarily a court shall not do judicial review on a law that has not been brought into the legal enforceability. जब तक लॉ एक्ट नहीं बन जाता या लॉ का नोटिफाई नहीं हो जाता, तब तक इन जनरल ऑर्डिनरली, ये ऑर्डिनरली वर्ड जरूर यूज करना, क्योंकि कोर्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस कैन डू एनीथिंग, बट इन ऑर्डिनरी, ये बहुत बेसिक पॉइंट है, अंडरस्टैंड करना चाहिए। जब तक लॉ इन्फोर्स ही नहीं होगा तो उसका रिव्यू कोर्ट कैसे कर सकता है। ओके, सो दैट इज अगेन इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, इन ऑर्डिनरी ए कोर्ट शैल नॉट अप्लाई जुडिशियल रिव्यू सुमोटो। सो कोर्ट बाकी सब चीज़ों पे सुमोटो ले लेता है, बट जनरली कोई भी लॉ पास होता है तो कोर्ट खुद से सुमोटो नहीं लेता। जनरली it shall wait for the law to be challenged through a petition filed by the third party. Generally एक third party जाती है, that used to be filed a petition and the court take up this petition and review the law. Okay, so that is the judicial review all about. So judicial review has helped in the maintaining the supremacy of the constitution, rule of law, separation of power, federalism, protection of rights of individual and independence of the judiciary. So these are the important words, phrases that should be in favor of the judicial review, that help in maintaining the supremacy of the constitution. as how अगर कोई भी लॉ उसको कॉन्ट्रास्ट करके बनाया जाएगा और बहुत सारे लॉ होंगे तो फिर वैल्यू क्या रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन की। सो it says that every laws should derive from the basic tenets of the constitution only, and it should take power from the provisions of constitution, and it gave the rule of law, supremacy to rule of law, separation of power. So that is automatically legislative make a law, judiciary interpret and review that law. So that is the separation of power and check and balance. So protection of the right of individual, as we have seen in the fundamental right itself. So court, your state cannot breach any fundamental right of the right provided in the constitution easily cannot breach, and court will be there, especially in the fundamental right. Directly Supreme Court and High Court will be there. So on the basis of fundamental right, generally the petitions is filed on the basis of the fundamental right. One or two fundamental right is getting breached by this law. Okay, so that is about this, and it has also helped the judiciary to protect itself any undue encroachment in its power by the executive and legislative. So if tomorrow legislative will come up with that they in these specific laws court cannot interfere, so that will be encroachment on the law by the executive or legislature. So judiciary is able to declare that law unconstitutional and what, like the 99th amendment, that was the on the judiciary, how to judiciary appoint the judges, especially the Supreme Court judges. So that was declared by that was very high level of constitutional amendment that was passed by 2/3 majority, by the special majority, but that was declared by the judiciary as unconstitutional and void. So that is the power of the judiciary. So it has helped to judicial review, has helped to judiciary to protect itself
any undue encroachment in from the side of executive and legislature. Because of it, it is importance. The Supreme Court in 1973, ये इतना इम्पोर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू कि सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में 24 अप्रैल 1973 देयर वाज ए लैंडमार्क verdict, that was the Keshwanand Bharati verdict, and this year that is important because Keshwanand Bharati himself died this year, so that is very important, that Keshwanand Bharati case and the basic structure case, that we will understand when, in what circumstances that verdict had come. So that will the part of our next lecture. So you basically understand that judicial review in that case also made the basic structure of the constitution. So nobody can destroy, nobody can breach the judicial review from the constitution. That is that much important for the judiciary. And I have given the complete picture about the judicial review, and next class we will go by the amendability of the fundamental right. So fundamental right, so बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है. आप आओगे, आप समझोगे कि मतलब कोर्ट एंड लेजिस्लेचर में किस प्रकार का टकराव होता है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ कैसे चलते हैं, एंड देन लेटर ऑन कैसे स्थिति स्मूदन होती है, एंड फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अपनी सुप्रीमेसी गेन करता है. सो यू विल हैव ए जॉय टू ड्यूरिंग द लर्निंग. सो आपको मज़ा भी आएगा बहुत सीखने में, और बहुत मज़ेदार केसेस भी आपके सामने आएंगे, और वो बहुत इम्पोर्टेंट भी होगा एग्जाम के नज़र से. वहाँ से जनरली हमेशा एक क्वेश्चन आता है. सो अमेंडेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट विल टॉक इन द नेक्स्ट क्लास. सो टुडेज वी जस्ट फर्स्ट रिकैप. वी स्टार्टेड विद फंडामेंटल राइट. सो हम देख रहे थे कि डिफरेंट राइट में क्या डिफरेंस है. सो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल में फंडामेंटल राइट, अदर देन फंडामेंटल राइट ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दैट इज 5 टाइप. सो हमने उनकी बात की थी. उसके बाद में हमने नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट की बात की थी, दैट इज जस्टिकेबल, एनफोर्सेबल अगेंस्ट स्टेट, एंड सम आर अगेंस्ट द इंडिविजुअल, लिमिटेशन ऑफ द पावर, नेगेटिव ऑब्लिगेशन होता है. एंड उसके बाद में कुछ ग्राउंड्स है जो कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए. उन ग्राउंड्स की हमने बात की, ये याद रखने लायक ग्राउंड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है, मेंटेनेंस ऑफ फ्रेंडली रिलेशन होता है, पब्लिक ऑर्डर होता है, मॉरलिटी डिसेंसी की बात होती है, इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन, प्रमोशन ऑफ वेल बीइंग ऑफ द वीकर सेक्शन, एंड डिफेमेशन का केस हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हो, वहाँ भी आपका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगता है फंडामेंटल राइट पे. हमने फिर देखा जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग क्या होता है. जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग यही होता है कि हायर जुडिशरी होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो किसी भी लॉ को डिक्लेयर करने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की पावर रखती है. उसका बेसिस होता है कि वो वायलेटिव होता है वन और मोर प्रोविजन के, कॉन्स्टिट्यूशन के. एंड फिर हमने देखा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, उसको जब कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई लॉ को करता है तो उस टाइम में कोई रेमेडी या अल्टरनेटिव नहीं सजेस्ट करता है. जुडिशियल रिव्यू एज ए लीगल कंसेप्ट यूएसए में हुआ था, इंडिया में इम्प्लिसिट भी है, एक्सप्लिसिट भी है. एक्सप्लिसिट कहाँ है? आर्टिकल 13(2) में है, स्पेशली दैट डील्स फॉर द फंडामेंटल राइट ओनली. एंड फिर स्पेशल प्रिंसिपल है जिसमें कि 2 इंटरप्रिटेशन है, तो वो इंटरप्रिटेशन को कोर्ट मानेगा जो इंटरप्रिटेशन कंसिस्ट है, कंफर्म है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में. अगर एक इंटरप्रिटेशन है वो कंसिस्ट नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट में है, तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड कर देगा. एंड आपका ऑर्डिनरी कोर्ट है वो जब तक वो लॉ इन्फोर्सेबल नहीं होता तब तक वो उसके खिलाफ जुडिशियल रिव्यू नहीं करता है.
ऑर्डिनरी कोर्ट स्योमोटो नहीं लेता है। जुडिशियल रिव्यू कैसे हेल्प किया है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर में, फेडरलिज्म में, टैक्सन, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और उसमें 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और फिर कोड में पूछ लिया जाएगा। सो बेसिकली जब भी आप पढ़ रहे हो तो उसको एक क्वेश्चन की नज़र से हमेशा देखिए कि अगर इससे क्वेश्चन बन गया तो कैसे कैसे बन सकते हैं। सो अगर क्वेश्चन यही है, यही लाइन लिख दिया, जुडिशियल रिव्यू हेल्प इन मेंटेनिंग, यहाँ से नीचे से फर्स्ट लाइन में लिख दिया सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड स्टेटमेंट लिख दिया सेपरेशन ऑफ पावर, थर्ड फेडरेशन, ये करके फिर नीचे ऑप्शन 1 2 3 4 ओके। एंड फाइनली दैट इन अदर वे कैसे इसने हेल्प किया है, तो एनक्रोचमेंट, जुडिशरी अपने आप को एनक्रोचमेंट से, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के एनक्रोचमेंट से बताए, तभी ये सेपरेशन ऑफ पावर हुआ है। एंड ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको आप केशवानंद भारती में इसको एज ए बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में अनाउंस किया था, ताकि इसको कोई ब्रीच ना कर सके और डिस्ट्रॉय ना कर सके। सो दैट इज़ ऑल अबाउट, थैंक यू। एंड मेरा लास्ट में यही होता है कि भगवान आप सभी को सुख, समृद्धि, विद्या सब कुछ दे और ये ताकत दे कि आप ये सुख, समृद्धि, आपकी विद्या आप लोगों में आगे तक बांट सके। मैं भी यही काम कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।